Hello friends, you are welcome to my channel Study with Aarti Gupta. Today in this video lecture I am going to discuss something very important. और वो very important क्या है फ्रेंड्स? ना तो मैं आज किसी नॉवल की समरी बताने वाली हूँ और ना ही किसी प्ले के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं आपको कुछ ऐसे मूवमेंट्स और कुछ लिटरेरी टर्म्स बताने वाली हूँ जिससे फ्रिक्वेंटली एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होंगे। होप्स हो कि आपको आते भी होंगे। अगर आते होंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा और नहीं आते होंगे तो आपको आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स आज का जो हमारा फर्स्ट मोमेंट है वो है एंग्री यंग मैन मोमेंट। तो इसके टाइटल से आपको समझ आ रहा होगा कि एंग्री यंग मैन मतलब इसमें इस ग्रुप में जो भी लोग होंगे वो सब कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा एंग्री होंगे और वो यंग मैन भी थे। तो अब मैं बताती हूँ इस ग्रुप के बारे में कि जो ग्रुप आया था मीन्स एंग्री यंग मैन का, ये आया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। इसमें कुछ इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप है ये, और एग्जैक्टली ये बिलोंग किसे करता है? ये बिलोंग करता है लोअर मिडिल क्लास से और वर्किंग क्लास बैकग्राउंड के लोगों से। मीन्स ये जो एंग्री मैन थे इनका एक ही रीज़न था, सिर्फ ये चाहते थे कि ये रिवॉल्ट करना चाहते थे। किसके लिए रिवॉल्ट करना चाहते थे? जो अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी थी उनकी जो हाइपोक्रेसी थी। हाइपोक्रेसी मतलब वो बहुत ही ज़्यादा दिखावा करते थे कि देखो हम लोग कितने अच्छे हैं। तो और इस वजह से मिडिल क्लास परेशान होती थी। तो इन्होंने क्या किया, अपर क्लास के अगेंस्ट जाके अपनी आवाज़ उठाई और वो जो अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे थे किसके लिए? जो मिडिल क्लास फैमिली थी और जो वर्किंग क्लास थे उन लोगों के लिए। तो एग्जैक्टली अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? एग्जैक्टली Angry Young Man movement is a revolt against the hypocrisy of the upper class and the aristocratic society। और फ्रेंड इसका जो मेन लीडर थे इस ग्रुप के वो थे जॉन ऑसबॉर्न। इनके अलावा कौन कौन थे? इसके अलावा थे टॉमस वेन, किंग्सले एमिस, एलन शीलॉट एंड जॉन ब्रेन। ये आपको याद रखना है कि इस एग्जैक्टली एंग्री यंग मैन मूवमेंट में कौन कौन आते हैं। फ्रेंड्स हमारा सेकेंड जो टर्म है वो है किचन सिंक ड्रामा। किचन सिंक ड्रामा जो टर्म अप्लाई किया गया था वो अप्लाई किया गया था लेट 1950s के प्लेस में। और इस प्ले में जो एग्जैक्टली फोकस किया जाता है वो फोकस किया जाता है यहाँ पे डोमेस्टिक रियलिज्म पे। मीन्स जो इस तरह के ड्रामास होते हैं वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं? वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास की लाइफ को। और ये जो एग्जैक्टली लिखे गए थे वो लिखे गए थे अगेंस्ट एज अ रिएक्शन टू द ड्राइंग रूम कॉमेडीज़ एंड द मिडिल क्लास ड्रामाज। और इसके जो मेन लीडर हैं वो कौन कौन है? जॉन ऑसबॉर्न, देन सेलग डिलेनी, देन आर्नोल्ड वेस्कर। अब फ्रेंड देखिए यही एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था नेट के, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था एक टफ जो कि आप ना सॉल्व कर पाए। तो क्वेश्चन पूछा गया था विच 3 of the following writers are associated with किचन सिंक ड्रामा। तो पूछा गया था, उसमें ऑप्शन दिए थे कि किचन सिंक ड्रामा से एग्जैक्टली कौन से 3 राइटर्स एसोसिएट करते हैं। तो मैंने अभी आपका को नेम भी बताया कौन कौन से थे। वो जॉन ऑसबॉर्न थे और सेलग डिलेनी थे और आर्नोल्ड वेस्कर थे। तो फ्रेंड्स आई एम श्योर कि अब आपको किचन सिंक ड्रामा समझ आ गया होगा। तो आप देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है। द नेक्स्ट वन इज़ कैवलार स्कूल ऑफ पोइट्री। ये कैवलार स्कूल ऑफ पोइट्री क्या होता है? फ्रेंड्स 1625 से चार्ल्स फर्स्ट का शासन स्टार्ट होता है और ये ख़त्म होता है 1649 में। मतलब 1625 से लेके 1649 तक का जो पीरियड था उसको हम बोलते हैं कैरोलिन पीरियड। अब ये कैरोलिन वर्ड कहाँ से आया? कैरोलिन वर्ड आया लैटिन से। मिस लैटिन जो टर्म था वो था कैरोलस और जिसका वर्जन क्या था, बना था चार्ल्स। तो चार्ल्स फर्स्ट से ही इसको यहाँ पे नेम दे दिया गया कैरोलाइन पीरियड। अब ये जो फ्रेंड टाइम था 1625 से लेके 1649 तक का, इसी में इंग्लिश सिविल वॉर चल रहा था। इंग्लिश सिविल वॉर चल रहा था। ये किसके किसके बीच में चल रहा था? ये चल रहा था सपोर्टर्स ऑफ पार्लियामेंट के बीच में और सपोर्टर्स ऑफ किंग के बीच में। मतलब जो पार्लियामेंट के सपोर्टर्स थे उनको जाना जाता है राउंड हेड्स के नाम से, और जो किंग के सपोर्टर्स थे उनको जाना जाता है कैवलार के नाम से। तो
अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे वॉर चल रहा था और फ्रेंड्स यही एक टाइम था, मीन्स 1625 से लेके 1649 का टाइम। इसी बीच में जॉन मिल्टन ने अपनी राइटिंग करना स्टार्ट किया था। अब इस ग्रुप में कौन कौन से लोग आते हैं कैवलाइर स्कूल ऑफ पोइट्री में? तो एग्जैक्टली इसमें आते हैं रिचर्ड लवलेस, सर जॉन सकलिंग, टॉमस कैर्यू एंड रॉबर्ट हैरिक। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको याद रखना कि एग्जैक्टली इस ग्रुप में कौन कौन आते हैं। अब नेक्स्ट आता है द स्पेस्मोडिक स्कूल ऑफ पोइट्री। द स्पेस्मोडिक, इस ये जो टर्म है ये एक रेडिकुलस टर्म है और इस स्कूल ऑफ पोइट्री में मीन्स द स्पेस्मोडिक स्कूल ऑफ पोइट्री में विक्टोरियन पोइट्स का एक ग्रुप आता है और उस ग्रुप में थे पीजे बैली, सिडनी डुबेल एंड अलेक्जेंडर स्मिथ। और फ्रेंड्स इस ग्रुप के जो मेंबर्स थे इन्होंने जो पोइट्री लिखी थी वो इन्होंने लिखी थी पोइट्री ऑफ सेंटिमेंटलिटी, मीन्स सेंटिमेंटल पोइट्री। और फ्रेंड्स इसमें जो पीजे बैली हैं जिनका पूरा नेम है फिलिप जेम्स बैली, इनको माना जाता है द फादर ऑफ स्पेस्मोडिक स्कूल। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री। तो फ्रेंड्स ग्रेवयार्ड टर्म से आपको समझ आ रहा होगा कि एग्जैक्टली ये किससे रिलेटेड होगा। तो ग्रेवयार्ड मीन्स इसकी जो थीम है वो बेस्ड है डेथ पे। इसके जो मेन 2 पोइट्स हैं वो हैं एडवर्ड यंग एंड रॉबर्ट ब्लेयर। एडवर्ड यंग ने एक पोयम भी लिखी और वो पोयम थी नाइट थॉट्स ऑन लाइफ एंड डेथ। ये एक डिडक्टिक पोयम थी और इसमें 10,000 लाइन्स थी जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई थी और इसमें 9 बुक्स थी। और एडवर्ड यंग को डॉक्टर जॉनसन ने प्रेज भी किया है और उनके लिए बोला है, बट with all his defects he was a man of genius and a poet। अब सेकंड आते हैं रॉबर्ट ब्लेयर। रॉबर्ट ब्लेयर ने भी एक पोयम लिखी है जिसका नेम था द ग्रेव। ये भी एक डिडक्टिक पोयम है और इसमें 800 लाइन्स हैं और ये इसको भी ब्लैंक वर्स में लिखा है। इससे बहुत ज़्यादा पसंद किया था विलियम ब्लेक ने और इस पोयम के लिए बोला था द ग्लूमी हॉरर्स ऑफ द टॉम्ब। तो फ्रेंड्स आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए कि इसमें मैंने जिस तरीके से छोटे छोटे टर्म्स बताए हैं, आई एम श्योर कि आपकी बहुत हेल्प होगी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक करिएगा। उसी से मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली मुझे इस तरीके के वीडियोज़ बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। रोमन आ क्लिफ। रोमन आ क्लिफ एक प्रोज फिक्शन वर्क होता है और इसका मतलब होता है नॉवेल विद अ की। मीन्स इसमें जो राइटर होता है वो अपने रीडर्स को इस तरीके से कैरेक्टर्स दिखाता है कि उसको उस टाइम के नोइंग कैरेक्टर पता चल जाए। मीन्स जैसे किसी का नेम है राहुल और जो एग्जैक्टली राहुल बेस्ड था वो बेस्ड था पीबी शैली पे। तो जब हम लोग उस टाइम के वर्क को पढ़ेंगे तो हमको समझ आ जाएगा कि राहुल तो अल्टरनेट नेम है, लेकिन एग्जैक्टली जो राहुल बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है, पीबी शैली पे बेस्ड है। तो इस तरीके के जो वर्क होते हैं उनको बोलते हैं रोमन आ क्लिफ। एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के, तो मैं आपको आगे बताऊँगी। इस तरीके का जो मोड था मीन्स ऐसे रोमन आ क्लिफ टाइप्स के जो वर्क थे वो कब लिखे जाते थे, वो स्टार्ट हुए थे 17th सेंचुरी में। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मैंने अभी एक नॉवेल डिस्कस किया था नाइटमेयर एबे, इसको लिखा है टॉमस लव पीकॉक में। आप वीडियो में जाके देखिएगा कि एग्जैक्टली उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो किस पे बेस्ड हैं। आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं एल्डस हक्सले का, जिसमें उनका वर्क है पॉइंट काउंटर पॉइंट, जिसमें उन्होंने किस तरीके से डीएच लॉरेंस को रिप्रेजेंट किया है। तो आप ये सब देखिएगा जाके। आई एम श्योर कि अभी आपको समझ आ गया होगा एग्जैक्टली कि रोमन आ क्लिफ जो प्रोज फिक्शन का वर्क है वो क्या होता है। अब एग्ज़ाम में पूछा गया था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस डेलिनेट्स रोमन आ क्लिफ नॉवेल विथ की। मतलब रोमन आ क्लिफ जो वर्क है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर था आ नॉवेल यूजिंग द अल्टर्ड नेम्स ऑफ द एक्चुअल पीपल ऑफ द टाइम। मीन्स एक्चुअल पीपल जो उस टाइम के होंगे उस पे बेस्ड होता है और उस
मीन्स उस टाइम के राइटर को जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो उसको अल्टरनेट नेम से प्रेजेंट किया जाता है। तो आई एम श्योर कि अभी आपको समझ आ गया होगा। अब फ्रेंड्स ये बताइए आप ज़रा कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वेसिक्स नॉवेल्स के लिए कौन फेमस है, तो जस्ट आपके पास नेम होगा कि टॉमस हार्डी। टॉमस हार्डी वेसिक्स नॉवेल्स के लिए फेमस है। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि टॉमस हार्डी का सक्सेसर कौन है, मीन्स और टॉमस हार्डी के अलावा और किसको बोला जाता है कि वो भी वेसिक्स नॉवेल्स के लिए फेमस है, तो आई थिंक अभी आपको हो भी सकता है कि पता हो और ये भी है कि आपको ना पता हो। तो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स उनका नेम है जॉन कॉपर पोइज। मीन्स जॉन कॉपर पोइज को भी वेसिक्स नॉवेल्स के लिए जाना जाता है, जो कि एक ब्रिटिश फिलोसोफर भी हैं, नॉवलिस्ट भी हैं, क्रिटिक भी हैं और पोइट भी हैं। उन्होंने बहुत सारे राइटर्स को पढ़ा, लेकिन एग्जैक्टली वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए टॉमस हार्डी को, तो उनको एज अ टॉमस हार्डी का सक्सेसर भी बोला जाता है। और उन्होंने 4 नॉवेल्स लिखे जिनको कि हम वेसिक्स नॉवेल्स के नाम से जानते हैं, जिसमें से फर्स्ट है वुल्फ सोलेंट, सेकेंड है आ ग्लेस्टनबरी रोमांस, थर्ड है वे माउथ सेंड्स एंड फोर्थ है मेडिन कासल। तो ये 4 नॉवेल्स जॉन कॉपर पोइज के कंसीडर किए जाते हैं वेसिक्स नॉवेल्स के नाम से। तो फ्रेंड्स आई एम श्योर कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।